सभी बच्चों को नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। तो आज अपन शुरुआत करने वाले हैं कक्षा 10 की साइंस के बारे में। तो हम साथ साथ लड़ेंगे और मिलकर लड़ेंगे, और अपना सपना होना चाहिए 100 में से 100 लाने का। और आपके अपने इस चैनल पर आपको इस पूरी किताब की, कक्षा 10 की पूरी किताब की क्लासें मिलने वाली है। यदि आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। उनको बताएं कि यहाँ पर बहुत शानदार, बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है, क्योंकि अच्छी चीज़ें हमेशा शेयर की जाती है, अच्छी बातें हमेशा बताई जाती है लोगों को। ठीक है, तो आज अपन शुरुआत करते हैं विज्ञान कक्षा 10। ठीक है, चलिए देखो, अपन पढ़ने वाले हैं विज्ञान के बारे में। विज्ञान, ठीक है, SCIENC, साइंस स्पेलिंग होती है ये इसकी। तो सबसे पहले तो विज्ञान होता क्या है? तो भाई विज्ञान होता क्या है? जो विज्ञान है वो क्या होता है? जो प्रकृति है, प्रकृति के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। उन सारी चीजों का क्रमवार अध्ययन करना क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो मैं इनकी परिभाषा लिखता हूँ विज्ञान की। प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से, क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त सुव्यवस्थित व्यवस्थित ढंग से ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान कहा जाता है। तो विज्ञान किसे कहते हैं? प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त सुव्यवस्थित ढंग से ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। देखिए, विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो वी प्लस ज्ञान। ठीक है, वी का मतलब होता है विशिष्ट या अलग। विशिष्ट या अलग, जहां से अपन को अलग प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है, वही विज्ञान होता है। ठीक है, और ज्ञान का मतलब होता है जानकारी। ठीक है, आगे देखो। तो अपने कक्षा 10 के अंदर, विज्ञान के अंदर जो मुख्य रूप से तीन, जैसे सबसे पहले केमिस्ट्री के पार्ट है, उसके बाद में बायोलॉजी के पार्ट है, उसके बाद में फिजिक्स के पार्ट है, और एक लास्ट ऑफ पर्यावरण विज्ञान, एनवायरमेंट साइंस का चैप्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये अपने उपकरण हैं विज्ञान के अंदर काम आने वाले, अपार्ट्स है। ठीक है, ये आवर्धक लेंस है। ठीक है, जो जूम करता है। ये स्प्रिट लैंप है, यहाँ पर ये धारा नियंत्रक है। ये प्रज्ञाली ब्रश है और विराम घड़ी। ठीक है, यहाँ पर ये प्रज्ञाली है, ये मापक सिलेंडर है। ये क्वथन नली है, किसी पदार्थ को जब गर्म किया जाता है तो क्वथन नली के अंदर। और ये निकास नली है, ये परक नली होल्डर है, परक नली को पकड़ने वाला। ठीक है, और यहाँ पर ये जाली है जिसे लैंप के ऊपर रखा जाता है। ठीक है, ये त्रिपाद स्टैंड है। ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर है जिसके द्वारा धारा का मापन किया जाता है। ये बर्नर है। ये प्रयोगशाला स्टैंड है जिसके द्वारा परख नली को क्या किया जाता है? या क्वथन नली को पकड़ा जाता है। ये रेसिस्टेंस बॉक्स है, ये परख नली स्टैंड है। और ये शंक्वाकार फ्लास्क है। ठीक है,
और ये फनल है, ये सुई है, और ये कमानीदार तुला है। ये खरल है, वो मूसल है जिसकी सहायता से किसी चीज को कूटा जाता है। ये चीनी प्याली है, ये वॉच ग्लास है, और ये ड्रॉपर है बूंद डालने वाला। ये कांच की स्टिक है, और ये कांच की नली है। ये थिसिल फनल है ये भी। ठीक है, तो ये थे अपने प्रयोगशाला में काम आने वाले उपकरण। चलिए आगे देखो, जो कक्षा 10 है उसकी जो विज्ञान है, विज्ञान के अंदर मुख्य रूप से तीन, अपने मुख्य रूप से तो तीन है शाखाएं। सबसे पहला जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के पार्ट हैं, केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान के एक से लगाकर चार पार्ट है। पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा और चौथा। उसके बाद में जो अपने जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान बायोलॉजी कहते हैं जिसे, बायोलॉजी। जीव विज्ञान के अंदर कितने पार्ट है? पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, चार पार्ट है इसके अंदर भी। 5 से लगाकर 8 पार्ट तक जीव विज्ञान के अंदर आते हैं। उसके बाद में अगला भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान फिजिक्स। ठीक है, इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स के अंदर 9वां पार्ट है, 10वां पार्ट है, 11वां और 12वां, चार पार्ट है। 9 से लगाकर 12 पार्ट इसके अंदर आते हैं। और बाकी एक लास्ट पार्ट है जो पर्यावरण विज्ञान का है, पर्यावरण विज्ञान का है। ठीक है, वो है 13वां पार्ट। कौन सा पार्ट है भाई? 13वां पार्ट है। ठीक है, तो अपने सबसे पहले अपन शुरुआत करने वाले हैं केमिस्ट्री के पार्टों की। पहला पार्ट पढ़ेंगे, पहला से लगाकर 4 तक। उसके बाद में बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं, उसके बाद में फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, और लास्ट में अपन कौन सा पढ़ेंगे? पर्यावरण विज्ञान। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको, बने रहिए हमारे साथ इसी तरह। चलो आज देखो रसायन विज्ञान की शुरुआत करते हैं। रसायन विज्ञान पढ़ाने से पहले मैं एक आपको, वैसे तो वो धातु और अधातु वाले पार्ट के अंदर मैं पढ़ाऊंगा सक्रियता श्रेणी के बारे में। केमिस्ट्री की शुरुआत करने से पहले मैं हर बार बच्चों को ऑफलाइन भी सक्रियता श्रेणी पढ़ाता हूँ, आपको भी वही पढ़ाऊंगा। ठीक है, सक्रियता श्रेणी, क्योंकि ये बहुत काम आएगी अभिक्रियाओं के अंदर। सक्रियता श्रेणी, देखो सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी क्या होती है क्या नहीं होती है? तो जो धातुएं होती है, मेटल्स होते हैं, धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर, धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में या फिर घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? सक्रियता श्रेणी। तीसरे पार्ट के अंदर अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं इस श्रेणी को, लेकिन जो याद करना है, याद आपको यही करना है आज। ठीक है, तो सबसे पहला है देखो, काना, काका, मांगे, आलू, चने, खीरा, प्रभु, हम, पुणे, जी हुगलो, आइगो, ओरू। ठीक है, तो ये ट्रिक है इसकी। काना, ये है का और ये है ना, काना, और ये है काका। ठीक है, ये है मांगे, ये है आलू, ये है जने, खीरा, प्रभु, हम, पूर्ण, होगलो, आएगो, ओरो। ठीक है, ये ट्रिक है। काना, काना, काका, मांगे, आलू, जने, फिरा, प्रभु, हम, कुण, हुगलो, आएगो, ओरू। जैसे ऊपर से नीचे जाने पर तो इनकी क्रियाशीलता क्या करती है? घटती है। ऊपर से नीचे अपन जैसे जैसे जाएंगे धातुओं की क्रियाशीलता क्या करती जाएगी? घटती जाएगी। ठीक है, तो ये अपने जो रासायनिक अभिक्रिया है उनके अंदर बहुत सारी, बहुत जगह काम आएगी, और बहुत जगह भी काम आती है। ये इनसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि भाई सर्वाधिक क्रियाशील कौन सी धातु है? ठीक है, 4 धातुओं के नाम दे देंगे, आपको पूछ लेगा कि निम्न में से सर्वाधिक क्रियाशील तत्व है या सर्वाधिक क्रियाशील धातु है।
या ऐसे भी दे सकता है, निम्न में से सबसे कम क्रियाशील कौन सी धातु है या कौन सा तत्व है। ठीक है, और ये सबसे ऊपर जो धातुएं हैं जैसे सोडियम पोटेशियम है, इन्हें क्या किया जाता है, इन्हें केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है, क्योंकि ये सर्वाधिक क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं। आपको पता है ये सोना और चांदी ये वातावरण के अंदर स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं, मुक्त अवस्था में रहते हैं। ठीक है, तो ये सबसे ऊपर है वो सर्वाधिक क्रियाशील है, सर्वाधिक क्रियाशील है, ये सबसे ऊपर है वो सर्वाधिक क्रियाशील है। जो बीच में है वो क्या है, मध्यम, मध्यम क्रियाशील, और सबसे नीचे है वो सबसे कम क्रियाशील है, सबसे कम क्रियाशील है, सबसे कम क्रियाशील है। ठीक है राजा, ये सक्रियता श्रेणी आपको क्या करनी है, याद करनी है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो और लिख भी सकते हो। मेरे साथ साथ आप क्या करना है भाई, नोट्स बनाने हैं। आपको इसी तरह मैं एक एक चीज बोर्ड पे लिख के बताने वाला हूँ। ठीक है भाई, ये सक्रियता श्रेणी है, इसको याद करना है। काना काका मांगे आलू जने फिरा प्रभु, हम कुण हुगलो आएगो, और एकदम मारवाड़ी ट्रिक है भाई, मजा आ जाना चाहिए आपको सुन करके भी। ठीक है, चलो अपन शुरुआत करते हैं आज पहला अध्याय, और पहला अध्याय, अध्याय का नाम है अध्याय पहला, उसका नाम है रासायनिक, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये अपना पार्ट रहने वाला है, पहला पार्ट है, पहला। ठीक है, लगभग ये 5 अंकों का आता है परीक्षा के अंदर, बहुत 5 अंक बहुत मायने रखते हैं भाई। ठीक है, लगभग 1%, लगभग 1%। ठीक है, बहुत मायने रखता है और बहुत आसान है, छोटा सा पार्ट है। तो ये पढ़ने से पहले देखो, सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया जैसे, जैसे रासायनिक अभिक्रिया, लोहे को अपने क्या किया, लोहे को अपने बाहर खुले में छोड़ दिया, छोड़ दिया। जैसे ही बाहर वातावरण के अंदर नमी हो, बारिश हो, तो उसके ऊपर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जंग लग जाता है, वो पूरा हो जाता है, यानी रासायनिक परिवर्तन हुआ है। अपन भोजन करते हैं, भोजन करने के पश्चात भोजन आमाशय में जाता है, आमाशय के अंदर विभिन्न प्रकार के रस स्रावित होते हैं, वहां से भोजन का क्या होता है, पाचन होता है। ठीक है, पाचन होने के पश्चात वो आगे जाते हैं, आगे जाते रहे उनका अवशोषण हो जाता है। अब बड़े अणु छोटे अणु में टूटे हैं, यानी उनके अंदर क्या हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब सेव है, सेव को काट करके बाहर रख दो, थोड़ी देर पश्चात है वो क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। किसके कारण, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। कोई ना कोई, ये जो सेव है, सेव के अंदर आयरन पाया जाता है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, और भी देख सकते हैं, जैसे दूध है, दूध के अंदर थोड़ा सा जामन डालते हैं, जामन छाछ डालते हैं, तो सुबह दही में बदल जाता है। इसका मतलब है उसके अंदर भी क्या हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, क्या हुई, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो अपन बहुत मजे से पढ़ने वाले हैं, इस पार्ट को ध्यान रखना आप। ठीक है, तो अपन लिखते हैं, परिभाषा सीखते हैं, परिभाषा क्या होती है क्या नहीं होती है। देखो मैं एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ आपको। जैसे आपने हाइड्रोजन गैस का नाम सुना होगा, हाइड्रोजन गैस और ये ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस आपस में, देखो ये भी क्या है, गैस है, ये भी क्या है, गैस है। तो यहाँ पर बनने वाला जो उत्पाद है वो क्या होगा, जल होगा। क्या होगा भाई, जल होगा, जल होगा। ठीक है
बनने वाला उत्पाद क्या होगा? जल होगा। जल है जो क्या होगा? लिक्विड है, ये द्रव है। देखो, दो आपस में गैसें मिली, गैस से क्या बना है? लिक्विड बना है। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? या तो एक या एक से अधिक, यहाँ पर एक भी हो सकता है या एक से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नए गुणों वाला पदार्थ बनाते हैं। क्या बनते हैं भाई? नए गुणों वाला पदार्थ बनाते हैं। या तो एक पदार्थ होगा या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुणों वाला पदार्थ बनाते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और भी दे सकते हो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया या ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर पुराने बंध टूटते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है, उसे भी रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं परिभाषा लिखता हूं, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया, अभिक्रिया जिसमें जिसमें एक ही जिसमें एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणों वाले पदार्थ बनाते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया। और एग्जाम्पल देखें, जैसे यहाँ पर ये अपने मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक है, ये एक ठोस है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का जब अपघटन करेंगे, इसे तोड़ेंगे, तो क्या बनेगा भाई? मैग्नीशियम बनेगा प्लस ऑक्सीजन गैस बनेगी। मैग्नीशियम बनेगा प्लस ऑक्सीजन गैस बनेगी। ये भी सॉलिड है, ये क्या है? ये भी सॉलिड, और ये क्या है? गैस। ठीक है, जिसके अंदर एक पदार्थ है जो दो या दो से अधिक, या तो दो, एक या फिर एक से अधिक पदार्थों में टूटकर वो नए गुणों वाला पदार्थ बनाते। देखो, ये सॉलिड है, ये क्या है? गैस है। इनके गुणधर्म क्या है? अलग अलग हैं। उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, अब आपको कैसे पता चलेगा कि सर रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है? रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है, आगे अपन देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता या फिर रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण। रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण। रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण, सबसे पहला आपने देखा ही होगा कि भाई लोहे की वस्तु को बाहर खुला में छोड़ने पर वो भूरी हो जाती है। क्या हो जाती है? भूरी हो जाती है, यानी उसका रंग परिवर्तन हुआ है। क्या हुआ भाई? रंग परिवर्तन हुआ है। सेम को काट कर खुले में छोड़ देते तो वो भी भूरी हो जाती है। तो रासायनिक अभिक्रिया होने के पश्चात पहला क्या होता है? रंग परिवर्तन होता है। लक्षण क्या है? पहला लक्षण है कि भाई रंग परिवर्तन। क्या रासायनिक अभिक्रिया के अंदर क्या होता है? रंग परिवर्तन होता है। रंग परिवर्तन, कलर चेंज होता है। ठीक है, उदाहरण तो आपको पता है, लोहे को खुला छोड़ने पर जंग लगना। ठीक है, अब दूसरी बात, आप या हम घर पे क्या करते हैं? प्याज काटते हैं। प्याज काट करके थोड़ा देर उसे क्या कर देते हैं? खुला छोड़ देते हैं। खुला छोड़ने के पश्चात थोड़ी दूर बाद देखते हैं अपन, सूंघते हैं तो उनके अंदर गंध आने लग जाती है। ठीक है, और भी देखा होगा, जैसे सब्जी है, सब्जी को 2 दिन खुला छोड़ दो तो बदबू देने लग जाती है। तो रासायनिक अभिक्रिया के अंदर क्या होता है?
रासायनिक अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, गंध गंध परिवर्तन भी होता है, गंध परिवर्तन। ठीक है, गंध भी आना शुरू हो जाती है, गंध परिवर्तन होना। तीसरी चीजें देखो, आपने देखा होगा कपूर, और कभी जलाया होगा। तो जब अपन क्या करते हैं, कपूर को जलाते हैं आरती के अंदर, जब जलाया जाता है तो वो कपूर ठोस होता है, ठोस से सीधा सीधा दरों में बदलता है ना, दरों में नहीं बदलता है, डायरेक्ट किस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है, और फूल हो जाता है, उड़ जाता है। कपूर के अंदर उदरपातन की प्रक्रिया पाई जाती है। ठीक है, तो जो कपूर है, कपूर ठोस से किस में बदला है, गैस में बदला है, यानी अवस्था परिवर्तन हुआ है। तो रासायनिक अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, अवस्था परिवर्तन भी होता है, अवस्था परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया के अंदर क्या होता है भाई, अवस्था परिवर्तन भी होता है। नेक्स्ट चौथा, देखो जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, मान लो जैसे अपन कोयले को जलाते हैं, कार्बन का दहन करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और साथ में आपको पता है ऊष्मा भी निकलती है और प्रकाश भी निकलता है। ठीक है, तो जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, एक तो ऊष्मा उत्पन्न होती है और प्रकाश, साथ में प्रकाश या ऊष्मा उत्पन्न। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा भी उत्पन्न होती है और प्रकाश भी उत्पन्न होता है, और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा भी बनती है। क्या होता है, ऊर्जा, ऊर्जा निर्माण भी होता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या होता है भाई, ऊर्जा का निर्माण भी होता है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन हैं, मुख्य रूप से यही है। ठीक है, और भी लिख सकते हैं कि भाई जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो गैसों का उत्सर्जन भी होता है। अगला लिख सकते हैं अपन कि भाई गैसों का उत्सर्जन, गैसों का उत्सर्जन। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो गैसें उत्सर्जित भी होती है। ठीक है, चलो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अपन कल है जो, कल है जो अपन क्या करेंगे, इसके कुछ जैसे उदाहरण है दो, वो बहुत बार बोर्ड में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे एक तो वो मैग्नीशियम रिबन वाला है, एक जिंक के टुकड़े वाला है। जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, वो ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं। तो वो उदाहरण अपन कल लेकर आने वाले हैं। आज थोड़ा काम होने के कारण आज को क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। ओके, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।